डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश वनकर, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से बोल रहा हूं। आज हम SYBA के अंतर्गत EHD 2 ब्लॉक नंबर 5 के भक्ति काव्य की चर्चा करेंगे। भक्ति काव्य में पद्मावत नामक जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई, उस पद्मावत की कथावस्तु के बारे में बारीकाई से चर्चा करेंगे। इकाई 5 जायसी का काव्य है और जायसी की रचना का नाम है पद्मावत। तो पद्मावत के बारे में आगे की इकाई में हमने विशेष चर्चा कर दी गई है, लेकिन पद्मावत की पूरी जो कथावस्तु है वो कथावस्तु कहाँ से प्रारंभ होती है और इसका अंत कैसे होता है, इसकी आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो पद्मावत की जो कथावस्तु है वह मसनवी शैली में लिखी गई है और पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य जो है वो मसनवी शैली में लिखा गया है और जो रचना है वो सर्गों में विभाजित है। पूरी की पूरी कथावस्तु जो है वो सर्गों में विभाजित है। 58 सर्ग इस काव्य के अंतर्गत आता है। कथा का प्रारंभ जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी एकेश्वरवाद और मोहम्मद साहब की स्तुति से करते हैं। कोई भी महाकाव्य हो, काव्य हो, हमने संस्कृत साहित्य में अक्सर देखा है कि कोई भी महाकाव्य हो तो उसका जो प्रारंभ होता है वो स्तुति से होता है। गणेश की स्तुति होती है, भगवान शिव की स्तुति होती है, सरस्वती की वंदना होती है। तो जो काव्य है वो ऐसी स्तुति से प्रारंभ होते हैं। इसका कारण एक ये है कि यह जो काव्य है वो सुदीर्घ परंपराओं के आधार पर जैसे आगे लिखे गए काव्य है बिल्कुल उसी तरह से ये पूर्ण हो, इसमें कोई अड़चन ना हो। तो एक मकसद भारतीय साहित्य का जो रहा है वो वंदना रहा है। तो यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपने प्रबंध काव्य पद्मावत की जो प्रारंभ है वो स्तुति से किया है और वो मोहम्मद साहब की स्तुति और एकेश्वरवाद से किया है। सारी की सारी जो कथा है और कथा के जो पात्र है वो सारे पात्र जो प्रतीकात्मक है। प्रतीकों के आधार पर कवि ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ प्रारंभ जो लौकिक से होता है और बाद में प्रतीकों के माध्यम से कवि अलौकिक की ओर ले जाते हैं धीरे धीरे। प्रमुख 4 पात्र हैं पद्मावत में और ये 4 पात्रों में रतन सेन है, पद्मावती है, नागमती है और हीरामन नामक तोता, ये प्रमुख पात्र है। खलनायक के रूप में अलाउद्दीन खिलजी है, वो खलनायक में आता है। तो प्रमुख जो 4 पात्र है वो चारों पात्र प्रतीकात्मक है। रतन सेन जो है वो आत्मा का प्रतीक है, जबकि पद्मावती जो है वो परमात्मा का प्रतीक है और नागमती जो है वो माया का प्रतीक है और हीरामन तोता जो है वो गुरु का प्रतीक है। तो इस तरह पद्मावत की कथा एक के बाद एक चलती जाती है और पूरे के पूरे पात्र जो है वो पात्र प्रतीकात्मक तरीके से काव्य को आगे बढ़ाने में वो अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो इसी तरह जायसी की ये पद्मावत की कथा वस्तु धीरे धीरे आगे बढ़ती है।
पद्मावत खंडों में विभाजित है। हमने आगे देखा कि टोटल 58 खंड है। तो ये टोटल 58 खंडों में से दूसरा जो खंड है वो महत्व का है, जो उसका नाम है सिंहल द्वीप वर्णन खंड। तो सिंहल द्वीप का पूरा वर्णन यहाँ जायसी ने किया है। इसी खंड में रतन सेन और पद्मावती की कथा का प्रारंभ हो जाता है। पद्मावती के पास हीरामन नामक एक तोता होता है। यह तोता मनुष्य की भाषा बोलता है। वह उसे बेहद प्रेम करती है। पद्मावती जो है उसके पास एक तोता है और मनुष्य की वो भाषा बोलता है और पद्मावती उसे अनहद प्रेम करती है। एक दिन मानसरोवर में स्नान करने के लिए पद्मावती जाती है। साथ में अपना प्रिय तोता भी साथ ले जाती है। तो वहाँ से कोई कारणवश जो तोता है वह उड़ जाता है। तो उड़कर वो चला जाता है निर्जन भूमि पर। तो वहाँ पर एक बहेलिया जो होता है वो उसे पकड़ लेता है। तो ये बहेलिया पैसों की लालच में उस हीरामन तोते को एक ब्राह्मण के हाथों बेच देता है। अब जो ब्राह्मण है वो उस तोते को, क्योंकि वो जो तोता है वो बहुत कीमती है, क्योंकि वो मनुष्य की भाषा बोलता है, इसलिए वह ब्राह्मण भी पैसों की लालच में उसे चित्तौड़ के राजा रतन सेन को बेच देता है। रतन सेन ने उसे खरीद लेता है। तो राजा रतन सेन हीरामन जो तोता है उसे खरीद लेने के बाद उसके साथ वार्तालाप करता है। तो वार्तालाप में हीरामन तोता बताता है कि मैं पहले, मेरा जो मालिक है वो पद्मावती नामक एक राजकुमारी थी। तो हीरामन तोता रतन सेन को बताता है कि ये जो पद्मावती है वो कितनी सुंदर थी, कितनी लावण्यवती थी, कितनी सौंदर्यवान थी। उसका पूरा का पूरा जो चित्रण है वो रतन सेन के सामने हीरामन तोता करता है। उसके रूप सौंदर्य से जो राजा रतन सेन है वो उसे प्राप्त करने की मन ही मन उसे लालसा जागती है। तो उसे प्राप्त कैसे किया जाए उसके वो सोचता रहता है, दिन रात सपने सोचता रहता है। फिर एक दिन राजा रतन सेन साधु का वेश धारण करके अपने 16,000 कुंवर जो राजकुमार थे उनके राज्य में, वो भी राजा के साथ वेश धारण करके, साधु का वेश धारण करके निकल पड़ते हैं। वो 7 समंदर के पास पद्मावती को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं। राजा जो है वो एक वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पहुँचते पहुँचते उसे पूरा 1 साल बीत जाता है। तो ये जो 1 साल बीत गया तो उस ओर राजा रतन सेन की पत्नी भी थी नागमती। तो नागमती भी यहाँ अपने पति जो चला गया है उसे छोड़कर उसके विरह में झुरती रहती है। वह कहती है, सारस जोरी किमी हरी मरी गए किन खग्गे जुरी जुरी पाजर धनी बे विरह के लागी अग्नि। अग्नि लगी है विरह की, तो ये एक ज्वार सी हो गई है। वो उसका शरीर अपने पति के विरह में बिल्कुल निष्क्रिय सा हो गया है। सतत दिन रात वो अपने पति के सपने सोचती रहती है और अपने पति के ना होने के कारण पूरे के पूरे दिन उनके कैसे बीतते हैं उसका यहाँ पर कवि जायसी ने पूरा का पूरा एक चित्रण प्रस्तुत किया है। तो इस तरह ये कथा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और ये एक दिन ऐसा आता है कि जो रतन सेन चला गया है सिंहल द्वीप, वो अंत में रतन सेन पद्मावती को प्राप्त कर लेता है, पा लेता है। पाने के बाद दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। मिलते ही पद्मावती का रूप सौंदर्य देखकर रतन सेन है वो पागल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है।
एक मंदिर में उसकी मुलाकात होती है। पद्मावती वहाँ पर मंदिर में आई है और रतन सेन भी वहाँ जाता है। तो मंदिर में दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। तो पद्मावती का रूप सौंदर्य देखकर राजा वहीं पर मूर्छित हो जाता है। मूर्छित होने के बाद उसे बाद में होश आता है, तो दोनों का मिलन होता है। दोनों एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते हैं और परिचय प्राप्त करने के बाद मिलन होता है। मिलन के बाद यही मिलन शादी में परिवर्तित होता है। शादी हो जाने के बाद रतन सेन जो है वो पद्मावती को लेकर अपने राज्य में चित्तौड़गढ़ में आता है। तो चित्तौड़गढ़ में आकर वो हेमखेम वहाँ आ जाता है। आ जाने के बाद उसकी पत्नी पद्मावती जो अत्यंत लावण्यवती है, अत्यंत सुंदर है, उसका रूप सौंदर्य की जो चर्चा है वो सारे पंथक में फैल जाती है। और उन दिनों दिल्ली का जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो ये पद्मावती इतनी सुंदर है, इतनी लावण्यवती है, उसकी चर्चा दिल्ली में होती है। और वहाँ अलाउद्दीन खिलजी उसे देखने का एक सपना देखता है कि ये पद्मावती इतनी सुंदर है तो मैं क्यों ना उसे प्राप्त कर लूँ। तो ये सोचकर वह अलाउद्दीन जो है वो चित्तौड़ पर राजा रतन सेन के राज्य पर युद्ध करता है और पहला युद्ध करता है, हार जाता है। दूसरा युद्ध करता है, फिर भी हार जाता है। अंत में धोखे से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रतन सेन को बंदी बना लेता है। बंदी बनाकर राजा रतन सेन को मौत के घाट उतार देता है और अंत में इस तरह राजा मर जाता है। राजा मर जाने के बाद पद्मावती जो है वो अपने पति के विरह में विलाप करती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जायसी ने पद्मावती को अपने पति मर गया है तो उसके पीछे वो भी जौहर कर लेती है। तो इस तरह की जो कथा है वो कथा धीरे धीरे अपने पात्रों के हिसाब से यहाँ पर आगे बढ़ती जाती है। और जो जायसी है वो उन्होंने एक के बाद एक सर्ग यहाँ पर जो सर्गों में जो कथा वस्तु विभाजित की है वो बिल्कुल रामायण की तरह है। रामायण में जैसे सर्गों में पूरी की पूरी, रामायण में कांडों में जो पूरी की पूरी कथा वस्तु विभाजित है, बिल्कुल इसी तरह की कथा वस्तु जायसी ने यहाँ पद्मावत में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। फर्क केवल इतना है कि रामायण में जो कथा वस्तु है वो कांडों में विभाजित है, जबकि पद्मावत की जो कथा वस्तु है वो सर्गों में विभाजित है। और पूरी की पूरी कथा वस्तु टोटल 58 सर्गों में विभाजित करके यहाँ पर रतन सेन की पूरी बात रखने का प्रयास किया है। यहाँ पर मिलन प्रसंग तो बताया ही है, रतन सेन और पद्मावती दोनों का मिलन प्रसंग बताया है। इतना ही नहीं, लेकिन रतन सेन जब पद्मावती को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता है, एक साधु का वेश धारण करके निकल पड़ता है, तो उसके चले जाने के बाद उसकी पत्नी यहाँ पर चित्तौड़ में जो नागमती है वो जो विलाप करती है अपने पति के न होने पर, उनकी याद में जो विरह है, वो विरह की जो व्यथा है वो कवि जायसी ने यहाँ पूरजोश से व्यक्त करने का प्रयास किया है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में जायसी का पद्मावत में जो विरह है, विरह जो है वो बेजोड़ है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में अब तक विरह में इतना स्पष्ट लिखने वाले कोई कवि अगर है तो वह है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मिलन प्रसंग तो यहाँ पर है ही है,
लेकिन मिलन के साथ साथ विरह की बात भी झांसी ने यहाँ पुरजोर से करने का प्रयास किया है। तो इस तरह ये जो कथा है झांसी की पद्मावत की पूरी ये यहाँ तक संपन्न होती है। तो मित्रों, यहाँ पर एक कथा मैं पूर्ण करता हूँ और ऐसे दूसरे ही टॉपिक लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप